फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल का वर्णन किया गया है, जब देश में ब्रिटिश राज स्थापित था। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया और सामंतवाद को बढ़ावा दिया। कहानी में उस समय का वर्णन है जब राजा और प्रजा दोनों ही विलासिता के रंग में डूबे थे। यह काल सामंतवादी पतन का काल था। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों शतरंज के खेल के व्यसनी थे। शतरंज की लत में उन्हें अपनी बेगमों के गुस्से की भी परवाह नहीं थी। बीवियों ने घर में शतरंज खेलने से मना किया तो वे गोमती नदी के किनारे एक मस्जिद में शतरंज खेलने लगे। उनके सामने अंग्रेजी फौज आई और नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि अपने बादशाह की रक्षा करना उन दोनों का नैतिक कर्तव्य था। अपना राजनीतिक और मुख्य कर्तव्य भूलकर दोनों शतरंज खेलते रहे और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक किसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी, घर बैठे चखौतियां करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोचती रहती थी जब तक बाजी बिछ जाती थी
और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलावें। पर रूबरू वो कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था, इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, दो किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर से तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वो खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तो मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा इल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक ना मानी। दीवान खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तो तामुल है।
مرزا گھر سے نکلے تو حکیم کے گھر جانے کے بدلے میر صاحب کے گھر پہنچے اور سارا ورتانت کہا۔ میر صاحب بولے، میں نے تو جب مہرے باہر آتے دیکھے تبھی تاڑ گیا، فوراً بھاگا، بڑی غصے وار معلوم ہوتی ہیں، مگر آپ نے انہیں یوں سر پر چڑھا رکھا ہے، یہ مناسب نہیں۔ انہیں اسے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں؟ گھر کا انتظام کرنا ان کا کام ہے، دوسری باتوں سے انہیں کیا سروکار؟ مرزا: خیر یہ تو بتائیے اب کہاں جمع ہوگا؟ میر: اس کا کیا غم ہے، اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے، بس یہی جمے۔ مرزا: لیکن بیگم صاحبہ کو کیسے مناؤں گا؟ جب گھر پر بیٹھا رہتا تھا تب تو وہ اتنا بگڑتی تھی، یہاں بیٹھک ہوگی تو شاید زندہ نہ چھوڑیں گی۔ میر: عجیب، بکنے بھی دیجیے، 2-4 روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں، آپ اتنا کیجیے کہ آج سے ذرا تن جائیے۔ میر صاحب کی بیگم کسی اگیات کارن سے ان کا گھر سے دور رہنا ہی اپیکت سمجھتی تھیں، اس لیے وہ ان کے شطرنج پریم کی کبھی آلوچنا نہ کرتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی میر صاحب کو دیر ہو جاتی تو یاد دلا دیتی تھیں۔ ان کارنوں سے میر صاحب کو بھرم ہو گیا تھا کہ میری استری اتنت ونے شیل اور گمبھیر ہے، لیکن جب دیوان خانے میں بساط بچھنے لگی اور میر صاحب دن بھر گھر میں رہنے لگے تو بیگم صاحبہ کو بڑا کشٹ ہونے لگا، ان کی سوادھینتا میں بادھا پڑ گئی، دن بھر دروازے پر جھانکنے کو ترس جاتی، ادھر نوکروں میں بھی کانافوسی ہونے لگی۔ اب تک دن بھر پڑے پڑے مکھیاں مارا کرتے تھے، گھر میں چاہے کوئی آئے چاہے کوئی جائے ان سے کچھ مطلب نہ تھا، 8 پہر کی دھونس ہو گئی، کبھی پان لانے کا حکم ہوتا، کبھی مٹھائی لانے کا، اور حقہ تو کسی پریمی کے ہردے کی بھانتی نتیہ جلتا ہی رہتا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ سے جا جا کر کہتے، حضور، میاں کی شطرنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گئی، دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، یہ بھی کوئی کھیل ہے کہ صبح کو بیٹھے تو شام ہی کر دی، گھڑی آدھ گھڑی دل بہلاو کے لیے کھیل کھیلنا بہت ہے۔ خیر، ہمیں تو کوئی شکایت نہیں، حضور کے غلام ہیں، جو حکم ہوگا بجا ہی لائیں گے، مگر یہ کھیل منحوس ہے، اس کا کھیلنے والا کبھی پنپتا نہیں، گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کے پیچھے محلے کے محلے تباہ ہوتے دیکھے گئے ہیں، سارے محلے میں یہی چرچا ہوتی رہتی ہے، حضور کا نمک کھاتے ہیں، اپنے آقا کی برائی سن سن کر رنج ہوتا ہے، مگر کیا کریں؟ اس پر بیگم صاحبہ کہتی، میں تو خود اس کو پسند نہیں کرتی، پر وہ کسی کی سنتے ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ محلے میں بھی 2-4 پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ آپس میں بھانتی بھانتی کے امنگل کی کلپنائیں کرنے لگے، اب خیریت نہیں، جب ہمارے رئیسوں کا یہ حال ہے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے، یہ بادشاہ شطرنج کے ہاتھوں تباہ ہوگی، آثار برے ہیں، راجیہ میں ہاہاکار مچا ہوا تھا، پرجا دن دہاڑے لوٹی جاتی تھی، کوئی فریاد سننے والا نہ تھا، دیہاتوں کی ساری دولت لکھنؤ میں کھینچی چلی آتی تھی، اور وہ ویشیاؤں میں، بھاڑوں میں اور ولاسیتا کی اننگوں کی پورتی میں اڑ جاتی تھی، انگریز کمپنی کا رڑ دن دن بڑھتا جاتا تھا، کملی دن دن بھیگ کر بھاری ہوتی جاتی تھی، دیش میں سویوستھا نہ ہونے کے کارن وارشک کر بھی نہ وصول ہوتا تھا، ریزیڈنٹ بار بار چیتاونی دیتا تھا، پر یہاں لوگ ولاسیتا کے نشے میں چور تھے، کسی کے کان میں جوں نہ رینگتی تھی۔ خیر، میر صاحب کے دیوان خانے میں شطرنج ہوتے کئی مہینے گزر گئے، نئے نئے نقشے حل کیے جاتے، نئے نئے قلعے بنائے جاتے، نت نئی ویو رچنا ہوتی، کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے جھوڑ ہو جاتی، تو میں تک کی نوبت آ جاتی، پر شیغر ہی دونوں متروں میں میل ہو جاتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بازی اٹھا دی جاتی، مرزا جی روٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے، میر صاحب اپنے گھر میں جا بیٹھتے، پر رات بھر کی ندرا کے ساتھ سارا منومالنیہ شانت ہو جاتا تھا۔ پراتہ کال دونوں متر دیوان خانے میں آ پہنچتے تھے، ایک دن دونوں متر بیٹھے شطرنج کی دلدل میں گوتے کھا رہے تھے کہ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک بادشاہی فوج کا افسر میر صاحب کا نام پوچھتا ہوا آ پہنچا، میر صاحب کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا بلا سر پر آئی، یہ طلبی کس لیے ہوئی ہے، اب خیریت نہیں نظر آتی، گھر کے دروازے بند کر لیے، نوکروں سے بولو، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، سوار، گھر میں نہیں تو کہاں ہے؟
नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे, कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार के पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी। किश्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जाती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो या किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मोहे, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किश्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी।
यह वो अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा? यह लीजिए शहर। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगी, यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त। बस आपकी किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग भी अच्छा न था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर क्यों हाथ रखते हैं, और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। या आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं, मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं, नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। नया दबता था न वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घात छीला के। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजीत जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों, अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो, वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ।
यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जो भी कहानी सुननी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।